हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लास 11th की ज्योग्राफी आई है एनसीईआरटी की। चैप्टर 10 कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये पार्ट 3 है चैप्टर 10 का। हमारा 2-3 टॉपिक रह गया था, उसे आज हम कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बाहर होता है। ठीक है, ये मिडिल लैटिट्यूड में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं ना, इसे मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन कह सकते हैं, या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये साइक्लोन कैसे बनता है इसे हम समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे इक्वेटर होता है 0 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के अराउंड क्या होता है, ये सब ट्रॉपिकल लो। ये क्या होता है 60 डिग्री पे, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, 30 डिग्री पे क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई, और 60 डिग्री पे क्या होता है, सब पोलर लो, और 90 डिग्री पे पोल्स पे क्या होता है, पोलर हाई। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है ना कि एयरमास की कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फ्रंट के बारे में। फ्रंट में क्या हमने पढ़ा था कि अगर कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, मान लो ये कोल्ड एयर मास है और ये वार्म है। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में मीट करते हैं तो इनके बीच में जो जहाँ पे ये टच होते हैं तो ये क्या बनता है, ये फ्रंट बनता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। हमने पढ़ा था अगर कोल्ड एयर मास अगर वार्म एयर मास की तरफ आती है तो ये क्या होता है, ये कोल्ड फ्रंट होता है, और अगर वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास की तरफ आए तो ये क्या होता है, वार्म फ्रंट होता है। और अगर कोई एयर मास फुल्ली लिफ्टेड हो जाए अर्थ के सरफेस से तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको एक याद रखनी है। एक क्या याद रखना है आपको, कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो ये राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है ना कि ये जो 60 डिग्री वाला ये जो मिडिल लैटिट्यूड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि पोल की तरफ से ये सिंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब पोलर लो है, और हमें पता है कि जो हाई प्रेशर होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ एयर मतलब विंड ब्लो करता है। ठीक है, मतलब एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। ठीक है, तो अब 30 डिग्री पे क्या है, सब हाई प्रेशर है, 60 पे क्या है, लो प्रेशर है, और 90 पे क्या है, हाई प्रेशर है। तो 90 से 60 की तरफ एयर ब्लो करेगी, और 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ विंड ब्लो होगा। ठीक है, मतलब एयर मास उधर की तरफ आएगा। अब जो 30 डिग्री पे जो एयर मास है ना वो क्या है, वो वार्म है। ठीक है, क्योंकि वो ट्रॉपिक्स की तरफ से आ रहा है, और 90 डिग्री से जो एयर मास आ रहा है ना वो क्या है, वो कोल्ड है। ठीक है, क्योंकि वो पोल की तरफ से आ रहा है तो ऑब्वियसली वो ठंडी होगी एयर मास। ठीक है, अब हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब एयर ब्लो होता है तो वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में आते हैं तो हमारा लेफ्ट राइट किधर होगा, हमारा राइट होगा इधर। ठीक है, और लेफ्ट किधर होगा, इधर। ठीक है, तो इस पोल से जब एयर मास 60 डिग्री की तरफ आता है तो ये कैसे आता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये कोल्ड एयर है। सॉरी, ये इतने अच्छे से ना इसमें वो नहीं हो पाता, ड्रॉ नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इधर की तरफ फेस करके खड़े हैं तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट राइट किधर होगा, हमारा राइट होगा इधर, और हमारा लेफ्ट होगा इधर। ठीक है, इसलिए जब एयर मास 30 डिग्री से जाएगा तो वो इधर डिफ्लेक्ट होगा, वो इधर डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब सिंस 30 डिग्री पे
वार्म एयर मास है और 90 डिग्री से कोल्ड एयर मास आ रहा है, तो ये कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास जब आपस में मीट करेंगे तो वो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फ्रंट फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रंटोजिनेसिस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि जहाँ पे फ्रंट्स बनते हैं वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, और एयर क्या होती है, राइज होती है और उसकी वजह से वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है और उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है। इतना तो हमें पता है, ठीक है। तो क्या हमेशा 60 डिग्री पे साइक्लोन्स ही आते रहेंगे? नहीं। ये कब होता है साइक्लोन्स, यहाँ पे कब आते हैं? देखो, पहले तो ये जो फ्रंट है ना, ये स्टेशनरी फ्रंट है, ठीक है। तो जब स्टेशनरी फ्रंट है तब तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि जब ये फ्रंट के पास जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है कभी कभी, तो क्या होता है ना कि जो 30 डिग्री से वार्म एयर जा रही है वो और नॉर्थवर्ड चली जाती है। मतलब ये क्या होता है ना, एक सेकेंड, मतलब ये जो एयर जा रही है ना, ये और आगे बढ़ जाती है, ठीक है। और जो पोल से जो एयर मास आ रही है ना, वो क्या होता है ना, वो भी और आगे बढ़ जाती है यहाँ तक, ठीक है, साउथ, मतलब, और वो नॉर्थ से जो आ रही है वो और ज़्यादा साउथ तक आ जाती है, और जो साउथ से जा रही है वो और ज़्यादा नॉर्थ तक आ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसे मैं और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। देखो, जो ब्लैक लाइन में दिखाऊंगी ना, वो कोल्ड एयर मास होगा, और जो मैं रेड लाइन में दिखाऊंगी ना, वो क्या होगा, वार्म होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इधर से नॉर्थ से कोल्ड एयर मास आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से वार्म एयर मास आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि कोल्ड एयर मास और आगे बढ़ेंगी, सॉरी, कोल्ड एयर मास और आगे बढ़ेंगी, ठीक है। और वार्म एयर मास क्या होता है, वो हल्का होता है। कोल्ड क्या होता है, कोल्ड एयर मास डेंसर होता है। तो कोल्ड एयर मास क्या होगा ना, वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, और वार्म एयर मास क्या होगा ना, वो ऊपर राइज होने लगेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये वार्म एयर मास ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है ना, हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे जो एयर मास आ रहा है, तो वार्म एयर मास ऊपर की तरफ राइज हो रही है और कोल्ड एयर मास नीचे की के स्पेस को ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम क्लॉक देखते हैं तो क्या होता है, मान लो कि ये क्लॉक है, ठीक है, तो ये इधर की तरफ बहते हैं ना, ये सॉरी चलती है ना नीडल इधर की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या होता है ना कि एक टाइम पे तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन स्टार्ट होता है ना, तो इसी टाइम पे क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये साइक्लोन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब जब साइक्लोन फॉर्म होता है तो क्या होता है, बारिश होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो कौन सा क्लाउड है, वो क्यूमुलस क्लाउड है, ठीक है। क्लाउड्स के जो टाइप्स है ना, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो कोल्ड एयर मास है वो वार्म एयर मास के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट मूव करती है। तो वो क्या करती है ना कि वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो नीचे का पूरा एरिया एक्वायर करके वार्म एयर मास को टोटली लैंड के सरफेस से अपलिफ्ट कर देती है। और जब हमें पता है ना कि जब कोई एयर मास जब फ्रंट बनता है और उस टाइम पे अगर कोई एयर मास टोटली अपलिफ्टेड हो जाए, ठीक है, लैंड के सरफेस से, तो क्या होता है, उस फ्रंट को हम क्या कहते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं, ठीक है। और जब ऑक्लूडेड फ्रंट तैयार हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि जो साइक्लोन होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि अभी देखो, ये जो एयर मास जो कोल्ड एयर मास है वो ऐसे और आगे जब बढ़ती है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोल्ड एयर मास ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, और ये क्या कर रही है, ये जो वार्म एयर मास है ना उसको और ऊपर पुश कर रही है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि ये जो सरफेस था इससे जो है वार्म एयर मास टोटली अपलिफ्टेड हो गया, ठीक है। तो जब ये टोटली अपलिफ्टेड हो गया ना, तो ये ऑक्लूडेड फ्रंट तैयार करता है, और जब ऑक्लूडेड फ्रंट आता है ना, तो ट्रॉपिकल जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना, वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं एक बार और आपको अच्छे से समझाती हूँ। 30 डिग्री पे क्या है हमारा, सब ट्रॉपिकल हाई है, ठीक है। 60 डिग्री पे क्या है, सब पोलर लो है, ठीक है।
और 90 डिग्री पे क्या है, पोलर हाई है। हाई से लो की तरफ एयर मूव करते हैं, मतलब विंड मूव करते हैं, ठीक है। तो जब विंड फ्लो करेगा 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ, तो वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। और जब 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ मूव करेगा तो भी कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट को डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और जब ये जब डिफ्लेक्ट होते हैं और जब एक 60 डिग्री पे आते हैं, तो सिंस पोल की तरफ से जो एयर मास आ रहा है वो कोल्ड एयर मास है, और जो सब ट्रॉपिकल हाई से आ रहा है ना वो वार्म एयर मास है। तो जब कोल्ड और वार्म एयर मास मिलते हैं तो ये एक फ्रंट को तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन जब फ्रंट, ये अभी जो फ्रंट है ना वो एक स्टेशनरी फ्रंट है, इसीलिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, जब ये फ्रंट के पास जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो एयर मास, जो वार्म एयर मास 30 डिग्री से आ रहा था वो और नॉर्थ आगे बढ़ जाता है, और जो कोल्ड एयर मास 90 डिग्री से आ रहा है वो और साउथ की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है ना कि ये एक एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है ना कि कोल्ड एयर मास जो होती है वो ठंडी और डेंस होती है और वार्म एयर मास के कंपैरिजन में, तो वो क्या करती है ना, वो नीचे की तरफ आती है और जो वार्म एयर मास है ना उसको पुश करके ऊपर की तरफ कर देती है। तो इस तरह से एक साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, कोल्ड फ्रंट के अलोंग, और क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। और जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को फुल्ली अपलिफ्ट कर देती है लैंड सरफेस के ऊपर, तो वो ऑक्लूडेड फ्रंट हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा जो ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो डिसअपियर हो जाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर नहीं समझ में आया ना तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगी। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि एक बार इसको अच्छे से, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो चला के देखो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है, एक क्लियर फ्रंटल सिस्टम होता है। हमने देखा ना कि यहाँ पे कोल्ड फ्रंट और कोल्ड और वार्म एयर जो है एक मीट करती है और फ्रंट तैयार करती है, ठीक है। तो एक क्लियर फ्रंटल सिस्टम है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में नहीं है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना, ये लार्जर एरिया को कवर करते हैं, ठीक है, और ये सी और लैंड दोनों पे ओरिजिनेट हो सकते हैं। जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ना वो सिर्फ सी के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं, और जब वो लैंड तक पहुंचते हैं ना तो फिर वहाँ जाके वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना, उनका जो इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लार्जर एरिया में होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो विंड वेलोसिटी होती है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन में, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो विंड वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा, ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज़्यादा ही वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ये जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं उसके ओशंस के ऊपर ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कोस्टल एरियाज़ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो लैंड और सी दोनों के ऊपर फॉर्म हो सकता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होगा, ये सिर्फ ओशंस के ऊपर फॉर्म होते हैं, ठीक है। और क्या होता है उसके बाद ये कोस्टल एरियाज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत वायलेंट विंड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, स्टॉर्म सर्जेस होते हैं, ठीक है। मतलब इसे जो है ना मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज़, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एरियाज़ में ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये इन नामों को ना आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो इंडियन ओशन में साइक्लोन्स को, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को तो साइक्लोन्स ही कहते हैं, ठीक है। अटलांटिक में इसे हरिकेन्स कहते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में इसे टाइफून्स कहते हैं, और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे इसे विली विलीज कहते हैं, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना वो
वार्म ट्रॉपिकल ओशन जो होते हैं उसके ऊपर ये बनते हैं और वहीं पे ये इंटेंसीफाई होते हैं, ठीक है। अब जब ये बनते हैं ना तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका होना इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब एक तो इनके फॉर्मेशन में भी और इनके इंटेंसिफिकेशन में भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनका होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि क्या है कि एक लार्ज सी सरफेस होना चाहिए जिसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। अब हमें पता है कि इक्वेटर के ऊपर तो कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता है, ठीक है। इस यही वजह है कि मतलब इक्वेटर के ऊपर, मतलब जहाँ पे इक्वेटर है होता है वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते। ये ट्रॉपिकल एरियाज में तो होते हैं लेकिन ये इक्वेटर पे नहीं होते, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, लार्ज सी सरफेस का होना ज़रूरी है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और वर्टिकल विंड स्पीड में थोड़े से वेरिएशंस होने की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है ना, जब कोई भी सरफेस है, चाहे वो सी का सरफेस हो या फिर लैंड का सरफेस हो, जब वो वार्म होता है ना तो उसके ऊपर जो एयर मास होता है वो भी वार्म होता है। वार्म होने के बाद वो उसकी वर्टिकल राइजिंग होती है, वो ऊपर की तरफ राइज होता है, और जब वो ऊपर की तरफ राइज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर जनरेट होता है। जब वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है तो चारों तरफ से जो ठंडी हवाएं होती हैं, जो मतलब जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे ऑब्वियसली कंपेरेटिवली कोल्ड एयर होगा, तो वहाँ से हवाएं आती हैं, ठीक है। जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती हैं उसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो जब वो उसे फिल करने के लिए आती है तो उसमें जब कोरियोलिस फोर्स लगता है तो क्या होती है, हवाएं जो है अपने जो डायरेक्शन है उससे डिफ्लेक्ट होती है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद क्या है ना, वो एक सर्कुलेशन तैयार करती है, ठीक है। किसी हेमिस्फेयर में वो क्लॉकवाइज होता है, किसी हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसी तरह से तैयार होता है। इसलिए जो वर्टिकल विंड स्पीड है ना उसमें वेरिएशन होने की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर जनरेट होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सेंटर होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर होने की ज़रूरत है एरिया, और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने की ज़रूरत है, ठीक है। समझ गया हम इसे अभी। अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए सी लेवल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो है पूरा डायग्राम है, इसे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए ये जो सेंटर है ना ये क्या होता है, ये साइक्लोन का आई होता है, इसे आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। ये जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है ना ये वो रीजन होता है जो काम होता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसाइडिंग विंड्स होती है, ठीक है। ये विंड्स यहाँ पे सबसाइड हो रही हैं और यहाँ से जो विंड्स है ना ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये जो एरिया है इसे क्या कहते हैं, आई वॉल कहते हैं, मतलब आई के पास वाला जो एरिया होता है ये आई वॉल होता है, ठीक है। और आई वॉल पे क्या होता है ना, यहाँ पे स्पाइरलिंग विंड होता है जो एसेंट हो रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो कहाँ तक जाएगा, वो ट्रोपोपॉज तक जाएगा, ठीक है। और जो इसकी स्पीड होती है ना, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है इस रीजन में एयर की, वो क्या होती है, वो 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है, ठीक है। और जो ये जो सर्कुलेटिंग सिस्टम है ना इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, वो 150 से 250 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। क्या हमने देखा कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसके बीच में आई होता है, ठीक है। ये आई पे क्या होता है, एयर जो वार्म एयर है वो सबसाइड होता है यहाँ पे, और जो आई वॉल है, आई वॉल में क्या होता है, स्पाइरलिंग एयर होता है जो जिसका एसेंट होता है और वो ऊपर ट्रोपोपॉज तक जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और हैवी रेनफॉल होता है, और विंड की वेलोसिटी जो होती है वो 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाता है, वहाँ जाती है वहाँ पे, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो सिस्टम होता है ना पूरा साइक्लोन का, इसे और इंटेंसिफिकेशन कैसे मिलता है, क्योंकि जो ये सिंस ये ओशन के ऊपर है तो ओशन से इसे मॉइस्चर का जो सप्लाई है ना वो होता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है। मॉइस्चर का रेगुलर सप्लाई मिल रहा है जिसकी वजह से और ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है और ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। और यही वजह है कि जब ये लैंड को हिट करता है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन तो फिर साइक्लोन डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर का जो सप्लाई है ना वो कट हो जाता है, ठीक है। और दूसरी वजह जो होती है ना इसके इंटेंसिफिकेशन की वो ये होती है कि ये जो वार्म एयर है ना यहाँ पे सेंटर पे, ये क्या होते हैं ना, ये ऊपर पहुँचने के बाद ठंडे होकर के क्या करते हैं, ये नीचे सबसाइड करते हैं, ठीक है। और ये क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स को फॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ उससे भी बारिश होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम पूरा जो है ना वो काम करता है, ठीक है।
तो जो ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी या इंडियन ओशन में जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं ना, तो इसके डायमीटर 600 टू 1200 किलोमीटर तक होते हैं, ठीक है। और फिर ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये क्या होता है, ये धीरे धीरे मूव करता है 300 टू 500 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, ठीक है। और जब ये कोस्टल लैंड को ये हिट करता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब तबाही लेकर के आता है, ठीक है। और मतलब जब ये साइक्लोन आते हैं तो ये क्या होता है ना, कोस्टल एरियाज़ को इनंडेट कर देते हैं और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा जो हाई स्पीड हाई वेलोसिटी से जो विंड चलती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा तबाही होती है। और फिर ये सिस्टम बढ़ते बढ़ते जब लैंड को हिट करता है तो उसके बाद ये क्या होता है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये लैंड को हिट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को जनरली क्या करते हैं, अगर पास करते हैं तो फिर ये रिकर्व हो जाते हैं। रिकर्व होकर के जब ये आते हैं ना, ये उसके बाद तो ये और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है, सेंटर जो ये आई है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे होते हैं, ये ट्रॉपिक्स में होते हैं। ट्रॉपिक्स में होने के लिए भी कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। क्या होना चाहिए, फर्स्ट एक लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, विंड में विंड का जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए, लो प्रेशर होने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए सी लेवल के सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ये तो क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा 27 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा हो जाएगा सी सरफेस का टेम्परेचर, तो क्या होगा, वहाँ पे एयरमास क्या होंगी, गर्म होकर के वर्टिकली राइज करेंगी, वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा। चारों तरफ से जो एयरमास है मतलब जो जहाँ पे भी हाई प्रेशर, वहाँ से जब एयरमास लो प्रेशर को कवर करने के लिए आएंगी तो कोरियोलिस फोर्स का इम्पैक्ट होगा। एयर जो है, एयरमास जो है वो डिफ्लेक्ट होंगे, डिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक सर्कुलेशन क्रिएट होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑन द बेसिस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। और जब वो सर्कुलेशन तैयार होता है तो क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब ये आई है, यहाँ पे क्या होता है, काम होता है वेदर, और जो यहाँ ये होते हैं इसे आई वॉल कहते हैं। ये दोनों आई वॉल है, आई वॉल पे एयर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से जाने के बाद इधर फ्लो इधर ट्रोपोपॉज तक जाने के बाद ये ऐसे डाइवर्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है यहीं पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे क्या होता है सेंटर में, यहाँ पे काम होता है वेदर। और यहाँ पे जब यहाँ से जब जो वार्म एयर है वो ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद ये सबसाइड होती है, सबसाइड होने के बाद यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और यहाँ और इसकी वजह से ये जो मतलब जो सिस्टम है ये और इंटेंसिफाइज हो जाता है। और दूसरी वजह जो है सिस्टम की इंटेंसिफिकेशन में वो ये है कि ओशन से इसे मतलब रेगुलर सप्लाई ऑफ मॉइस्चर हो रहा है, जिसकी वजह से ये और इंटेंसिफाई होता है। लेकिन जब ये लैंड तक पहुंचता है ये सिस्टम तो क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर का जो सप्लाई होता है वो कट हो जाता है, ठीक है। और जो स्पीड होती है एयर की वो 250 किलोमीटर पर आवर तक की हो सकती है। और जो मतलब इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के ऊपर जब ये साइक्लोनिक कंडीशंस होते हैं तो इनका जो पूरा सिस्टम होता है इसका डायमीटर क्या होता है 600 टू 1200 किलोमीटर तक होता है। और ये किस स्पीड से ये सिस्टम आगे की तरफ लैंड की तरफ बढ़ता है, 300 टू 500 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, ठीक है। इसकी वजह से कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचती है, ठीक है। और जब अगर ये सिस्टम कभी 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्रॉस कर जाए तो ये जनरली रिकर्व हो जाता है, और जब ये रिकर्व होकर आता है तो ये और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। और जो ये सर्कुलेटिंग एयर है इसका डायमीटर कहाँ तक होता है, 150 टू 250 किलोमीटर तक जनरली इसका डायमीटर होता है, ठीक है। क्लियर है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। कुछ कन्फ्यूज़न रह गया हो या मेरी तरफ से कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तक, ठीक है। अब हम देखते हैं थंडर स्टॉर्म्स एंड टोर्नेडोज, ठीक है।
तो ये भी क्या होता है, ये लोकल स्टॉर्म्स होते हैं, सीवियर लोकल स्टॉर्म्स होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स और टोर्नेडोज, ये भी बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं, स्मॉल एरिया के ऊपर आते हैं, लेकिन ये बहुत वायलेंट होते हैं, ठीक है। थंडर स्टॉर्म क्या होता है ना, ये कैसे बनता है, अगर मान लो कि बहुत गर्म हॉट डेज है, बहुत ज़्यादा हॉट डेज है और मॉइस्ट एयर है, ठीक है, मतलब कि एयर में मॉइस्चर है और कन्वेक्शन हो रहा है, मतलब हवाएं गर्म होकर के, जब हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म होकर के ऊपर की तरफ जा रही है और ये बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा कन्वेक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली लो प्रेशर भी जनरेट हो रहा है, लो प्रेशर भी हो रहा है क्रिएट। और फिर क्या होता है कि मतलब जब ये हवाएं एकदम ऊपर चली जाती है तो क्या होती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर के ये क्या करती है, ये क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड्स फॉर्म करती है, ठीक है, जिसकी वजह से थंडरिंग और लाइटनिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब ये और अगर ऊपर चली जाती है, सब जीरो टेम्परेचर पे अगर मान लो चली गई, तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना, ये हेल्स फॉर्म हो जाता है, और जब हेल्स फॉर्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, हेल स्टॉर्म होता है, ठीक है। और अगर मान लो कि एयर में मॉइस्चर कम है, इनसफिशियंट है, तो फिर ये थंडर स्टॉर्म क्या जनरेट करता है, डस्ट स्टॉर्म जनरेट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद फिर मॉइस्चर अगर कम है तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता उतना ज़्यादा इंटेंस, मतलब होता है लेकिन इतना इंटेंस नहीं होता, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है, तो डस्ट स्टॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब कि वार्म एयर राइज हो रहा है और हो रही है और मतलब कि उसमें मॉइस्चर सफिशिएंट है, तो फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये ऊपर से मतलब ये हवाएं फिर ठंडी होकर के नीचे की तरफ आती हैं, जब मतलब ऊपर तक पहुंच जाने के बाद तो ऑब्वियसली ठंडी हो गई, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर जो है प्रेसिपिटेशन हुआ, उसके साथ फिर ठंडी हवा भी अर्थ की तरफ आती है, ठीक है। और जब ये थंडर स्टॉर्म बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं तो ये एक स्पाइरलिंग विंड की तरह होते हैं, ठीक है, जो देखने से कैसा लगता है, ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट की तरह लगता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेट फोर्स होता है इसमें, और बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इसके सेंटर में, इसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है इसके रास्ते में, मतलब ये टॉर्नेडोज जब चलते हैं ना तो इनके सामने जो चीज़ भी आती जाती है उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो जब थंडर स्टॉर्म क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर हो जाता है, बहुत फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विंड स्पायरलिंग होने लगती है, ठीक है। और स्पायरलिंग होने के बाद वो जो डिसेंड होती है, ठीक है। और ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ये एक ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे टोर्नेडोज कहते हैं, ठीक है। टोर्नेडोज जनरली क्या होता है ना, मिडिल लैटिट्यूड में फॉर्म होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, जब टोर्नेडोज सी के ऊपर फॉर्म होते हैं ना तो इसे वाटर स्प्रोट्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये जो वायलेंट स्टॉर्म्स होती हैं ना, ये जो एटमॉस्फेयर में एनर्जी का जो वेरिएशन होता है, मतलब एनर्जी जो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी करता है लैटिट्यूड के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से, तो ये जो वेरिएशन होता है ना, इसको ये वायलेंट स्टॉर्म्स क्या करते हैं, इसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और जो पोटेंशियल और हीट एनर्जी होती है ना, वो इन स्टॉर्म में क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि सारा मतलब एडजस्टमेंट होने के बाद जो रेस्टलेस एटमॉस्फेयर है वो फिर से स्टेबल स्टेट में आ जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।